नमस्कार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का सीरीज़ चला रहे थे। परसेंटेज में कुछ पार्ट और बचा हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज का जो आज का जो पैटर्न है वो आपका एग्ज़ाम बेस्ड पे है। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हालांकि पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन भी सकते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन शुरुआत होता है, क्वेश्चन नंबर 39 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 40 से। ओके, ठीक। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की ज़रूरत है और वह 24% यानी 24% अंक लेकर के आया तथा वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ओके, ठीक है। तो उत्तीर्ण अंक कितने थे? तो उत्तीर्ण अंक कितने थे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना चाहिए था, लेकिन वो लाया कितना? वो लेकर के आ रहा है सिर्फ 24% और 18 अंकों से वह फेल हो जाता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। देखिए, पास के बारे में बात करते हैं हम। अगर व्यक्ति को पास होना रहेगा, या कोई भी स्टूडेंट है उसको पास होना रहेगा, तो उसको 36% मार्क्स तो लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। अगर वो 36% मार्क्स नहीं लेकर के आता है तो वो लड़का पास नहीं कर पाएगा। लेकिन वो क्या होता है कि वो 24% मार्क्स लाता है, 24% मार्क्स लाता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि चाहिए 36% मार्क्स, लेकिन लेकर के आया सिर्फ और सिर्फ 24% मार्क्स। लेकिन और भी इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि और वह 18 अंकों से फेल हो जाता है। 18 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है? 18 अंकों से फेल हो जाना। जब वो 18 अंकों से फेल हो जाता है तो बात को समझना, 18 अंकों से जब फेल हो जाता है तो ये 24% अंक लेकर के आया है। अगर वो 18 अंक और लेकर के आता तो सिंपल सा बात है कि वो पास हो जाता। समझ रहे हैं बात को ना, कि अगर वो 24% अंक लेके आया तो फेल हो गया और 18 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर वो 18 अंक और लेकर के आता तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। अगर 24% अंक में 18 अंक और जोड़ दिया जाए तो सिंपल सा बात है, पास हो जाता। और पास होने के लिए 36%, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गया आपका? इक्वल। कैसे पता चल गया ना? 36% अंक लाया तो पास कर गया, ये है ना। और यहाँ पे 24% अंक प्लस 18 लेके आया तो भी ये पास कर गया। क्लियर है? अगर 36% इज इक्वल टू 24% प्लस 18 है तो सिंपल सा बात देखो, एक जो एक तरह का दिखे उसको एक साइड कर लो, ठीक है। ये 36% है, ये 24% है। अगर हम ये 24% को इधर लेकर के आते हैं तो कितना हो जाएगा? 12%। ये कितना के बराबर हो जाएगा आपका? 18 के बराबर। क्लियर है ना? 12% 18 के बराबर हो गया। तो बात को समझना, आपको पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं? उत्तीर्ण अंक, अब देखो उत्तीर्ण अंक यहाँ पे 12% आपका 18 के बराबर है, और उत्तीर्ण करने के लिए क्या चाहिए उसको? या तो वो 24% प्लस 18 लेकर के आए, या फिर वो 36% लेकर के आए। तो ज़्यादा इजी, आप दोनों में से किसी भी एक को लेकर के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 12% का वैल्यू 18 है तो 36% कितना होगा? 36% का वैल्यू कितना होगा बताइए आप लोग, बताइए। जब 12% का वैल्यू 18 है तो 36% कितना हो जाएगा? अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 टाइम्स होगा ना, तो ये 3 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? 54 के बराबर, ठीक है ना। तो जो पासिंग मार्क्स जो आपसे पूछा गया है कि बताइए पास मार्क्स कितना है, तो पास मार्क्स आपका कितना है? 54। अगर वो व्यक्ति 54 लेकर के आता तो वो क्या हो जाता? आपका पास कर जाता। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ओके, देखिए, जब भी हम क्वेश्चन मिटाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ना, जिस तक आप उतना दूर का वीडियो को फॉरवर्ड कर लिया कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना चाहते हैं तो साथ साथ क्वेश्चन लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ये कहता है कि ललन है, मान लेते हैं कि ललन एक विद्यार्थी का नाम है। ललन ने परीक्षा में 49% अंक लेकर के आया, ठीक है ना। जैसे कि 41 ये बोलता है कि ललन एक विद्यार्थी है, ठीक है ना, जो कि आपका कितना लेके आ रहा है? 49% मार्क्स लेकर के आया, ठीक है, मार्क्स लेकर आया। ओके चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 49% मार्क्स लेकर आया, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा है, ठीक है।
जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा है। ठीक है, 7% ज़्यादा है। क्वेश्चन चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं और नहीं तो आप इसको चाहें तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है, आगे बोलता है कि जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है, जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है, और 30 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है, यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है, तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए? तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए, है ना। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, आराम से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ललन एक विद्यार्थी है जो 49% मार्क्स लेकर के आया, जो पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखिए काम क्या कीजिए कि सबको पास करवाइए। सबसे पहला बात ये होता है ना कि जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कराते हुए, संतुष्ट कराते हुए सारे लोगों को पास करवाइए। ठीक है ना। तो और जब सारे लोग पास हो जाते हैं तो आपका क्वेश्चन तो ईजी हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि ललन जो है सो 49% मार्क्स लेकर के आया, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा है। ठीक है, ललन के बारे में बात ये है कि 49% मार्क्स लेकर के आया, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा है। ठीक है ना। 49% मार्क्स लेकर आया, जो कि पास मार्क्स से कितना ज़्यादा है? 7% ज़्यादा है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए पास मार्क्स कितना होना चाहिए, पास मार्क्स कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि पास मार्क्स कुछ नहीं, बस 49% से अगर हम 7% को घटा देते हैं, मतलब कि 49% तो ललन मार्क्स लेकर के आया, लेकिन अगर 7% मार्क्स कम भी लेकर के आता तो भी ललन पास कर जाता, है ना। यही होगा ना। तो यहाँ पे 49%, तो यहाँ पे कितना लेकर के आता है? अगर 42% क्या हो जाता है यहाँ पे? पास मार्क्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए पास मार्क्स क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 42% जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका पास मार्क्स। ठीक है, चलिए जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि सुमित के बारे में अगर हम बात किया जाए तो सुमित 34% अंक प्राप्त किया और 30 अंक से असफल हो गया। कहने का मतलब ये है कि सुमित को भी आपको पास करवाना है। मतलब सुमित तो 34% अंक लाया और अगर वो 30 अंक से असफल हो रहा है, मतलब कि अगर 30 अंक और उसको दे दिया जाता तो सुमित भी पास कर जाता। तो चलिए इसको 30 अंक अपना मन से दे दीजिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अब देखो पास मार्क्स आना चाहिए 42% या फिर पास मार्क्स 34% प्लस 30 में भी तो पास कर रहा है ना। तो दोनों कंडीशन में 42% इक्वल टू हो जाएगा ना 34% प्लस 30 का। क्लियर है ना, इक्वल है। 12% इज इक्वल टू 34% प्लस 30। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो देखिए क्वेश्चन, यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक ज़्यादा ला करके आया, मतलब आपको अधिकतम अंक तो फाइंड करना पड़ेगा ना यहाँ से। और अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है? अधिकतम अंक का मतलब ही होता है कि आपको 100% निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर इसको इधर करेंगे तो क्या होगा? 12 में से 4 गया तो 8% इज इक्वल टू 30। क्लियर है ना। 12 में से 8 गया तो 42 में से 34 गया तो 8% इज इक्वल टू 30। क्लियर। अब देखिए पास आपको चाहिए क्या? मैक्सिमम मार्क्स के बारे में आपसे बात किया जाना है। तो देखिए बताइए कि 100% का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है ना। 100% का वैल्यू क्या होगा, अब देखो कंपेयर करने के लिए सिखाते हैं आप लोगों को, डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए 8% का वैल्यू 30 है, 100% का वैल्यू क्या होगा, तो जिसके नीचे क्या लगा हुआ है ना उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए पहले, और उसके बाद आपको कंपेयर करना है किसको किसको, इसको और इसको कंपेयर करना है। तो सिंपल सा लॉजिक समझ के चलना कि जब 8% का वैल्यू 30 है, 8% का जब वैल्यू 30 है तो 100% का वैल्यू 30 से ज़्यादा होगा या कम होगा। सिंपल सा लॉजिक बात करके चलिए कि 100% का वैल्यू 30 से ज़्यादा होगा या 30 से कम होगा। तो सिंपल सा बात है कि 100% का वैल्यू 30 से ज़्यादा होगा, और 30 से ज़्यादा होने के केस में जो ज़्यादा बड़ा वाला है उसको ऊपर लिखिए और जो छोटा वाला है ना उसको नीचे लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर आप इससे इसको कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना के होता है 8, और 4 से 25 बार में ये कैंसिल, 2 से 15 बार में ये कैंसिल, मैंने 15 पचे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स बताओ कितना का एग्जाम होने वाला है, तो टोटल मार्क्स जो आता सो कितना का आता आपका 375 का। आपसे लेकिन पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि अमित कितना लेकर के आया, और अमित जो है सो अधिकतम अंक से 50 अंक कम लेकर के आ रहा है, और यहाँ पे अधिकतम अंक 375 है, तो इससे अगर 50 घटा देते हैं तो ये क्या अमित का मार्क्स नहीं आ जाएगा, ये आ गया किसका आपका मार्क्स, अमित का मार्क्स आ गया, ठीक है ना। तो अमित का मार्क्स आपसे पूछा गया है, तो अप्रोच इसको इसी तरीका से करें तो आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ये वाला दोनों लाइन को आप आराम से हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि चलिए पास हमको करवाना है 49% पास मार्क्स, ललन जो है 49% मार्क्स लेके आया, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा था। तो सिंपल सा बात है कि 7% कम लेके आता तो भी पास कर जाता, यानी 42% इज इक्वल टू क्या हो जाता, 34% लेके आया तो फेल कर गया कितना नंबर से, 30 अंक से। तो 30 अंक और ऐड कर देते तो ये अगर 30 अंक और ऐड कर देते तो क्या हो जाता, आपका सुमित भी पास कर जाता ना। तो सुमित पास कर जाता, तो दोनों का आपका ये जो है इतना, ये वाला जो लाइन है यहाँ से देखिए, ये वाला लाइन ये आप डायरेक्ट आप इसको लिख सकते थे, जरूरी नहीं था कि आपको ये और ये लाइन लिखने का जरूरत नहीं था, हम आपको समझाना था इसीलिए आपको हम ये लाइन लिख करके बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 41 तक। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो किसी भी प्रकार का आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आराम से कैसा भी क्वेश्चन हो, नाइस अप्रोच लो, छोटा सा अप्रोच लो, आपका क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए 44% और 39% अंक चाहिए। देखिए पास होने के बारे में बात कर रहा है, अगर बॉयज़ को पास करना है ना तो उसको 44% अंक लाना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉयज़ को अगर पास करना है तो उसको 44% अंक लाना पड़ेगा, जबकि अगर गर्ल्स को पास करना है, गर्ल्स को अगर पास करना है तो उसको 39% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। एक लड़के को 125 अंक मिलते हैं जो कि पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा है। एक बॉय है जो कि 125 अंक प्राप्त करता है, 125 अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा है, ठीक है ना, 15 ज़्यादा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बॉय को मिला है ये, ओके। यदि एक लड़की 93 अंक प्राप्त करती है, एक लड़की है, गर्ल के बारे में बात है कि 93 अंक प्राप्त करती है, मान लो कि 93 अंक प्राप्त करती है, तो क्वेश्चन बोल रहा है तो उसको पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो उसको पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पास करने के लिए बॉय जो होते हैं उनको 44% अंक लाना चाहिए और गर्ल्स अगर 39% भी लेकर के आती है तो वो पास कर जाती है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बॉय 125 अंक प्राप्त करता है जो पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है, 15 ज़्यादा है, ठीक है। गर्ल्स के बारे में बात करता है कि एक लड़की है जो कि 93 अंक प्राप्त करती है, उसको पास होने के लिए और कितना अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, फिलहाल क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे करना है सो समझेंगे। देखिए बॉयज़ को हम क्या बोले कि पास वाला को पहले इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो बॉयज़ के बारे में मेरे पास जो है सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बॉयज़ में क्या है कि 44% मार्क्स लेकर के आएगा बॉयज़ तब पास करेगा। चलिए ठीक है, 44% मार्क्स लेकर के आएगा बॉयज़ तब पास करेगा। और एक लड़का जो है सो 125 अंक प्राप्त करता है जो कि पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा है। मतलब कि अगर वो 15 नंबर कम भी लेकर के आता तो भी पास कर जाता। और मिनिमम पास मार्क्स आपका 44% होना चाहिए और मिनिमम परसेंट अगर देखा जाए तो मिनिमम पास परसेंट आपका 44% होना चाहिए और मिनिमम पास मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, तो 125 में से अगर 15 घटाते हैं तो 110 होना चाहिए। यानी कि 44% का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो 110 के बराबर दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला जाता है क्या कि गर्ल्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि बताइए गर्ल्स को कितना मार्क्स लाना चाहिए ताकि वो पास कर जाए। और मेरे ख्याल से गर्ल्स को यहाँ पे 39% अगर मार्क्स लेकर के आती है तो भी गर्ल्स पास कर जाएगी। 39% का मार्क्स लेकर के आएगी तो भी गर्ल पास कर जाएगी। लेकिन 39% का वैल्यू क्या होगा ये तो हम लोगों को पता नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको निकाल लेते हैं। हम क्या बोले कि जिसके नीचे वॉट का साइन दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखें, गुना का साइन दें और उसके बाद कंपेयर करें आप इसको, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, अगर 44% का वैल्यू 110 है तो 39% का वैल्यू 110 से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो सिंपल सा बात है, आप देखेंगे कि 110 से तो कम होना चाहिए वैल्यू, तो कम वाला को ऊपर लिखिए और ज़्यादा वाला को नीचे लिखिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 11 से अगर काटेंगे आप तो 11 दहाँ का होता है आपका 110 और 11 का 4 बार में कटता है 44, ठीक है ना। और अगर आप 2 से काटते हैं तो 2 और यहाँ कटेगा कितना, 5 बार में। यानी कि ये अगर गुना किया जाए तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 दिया 15 और 4 19, 195/2। यानी कि अगर गर्ल को पास करना पड़ेगा तो 97.5 मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, है ना। गर्ल्स को अगर पास करना है तो उसको 97.5 मार्क्स लेकर के अगर कोई गर्ल आएगी तो वो पास कर जाएगी। लेकिन एक लड़की है जो कि मात्र 93 अंक लेकर के आई है तो उसको पास होने के लिए कितना अंक का जरूरत पड़ेगा। सिंपल सा बात बताइए कि जब वो 93 अंक लेके आई है तो उसको पास होने के लिए कितना, ठीक है ना, 97.5, हाँ 97, ठीक है। तो 4.5 मार्क्स अगर और लेकर के आती वो 4.5 नंबर और लेकर के आती तो सिंपल सा बात है कि वो लड़की आपका पास कर जाती, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4.5, ठीक है ना। 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 के 15, 4 19, ठीक है ये। चलिए मतलब कि वो 4.5 मार्क्स और लेकर के आती, 93 और 4 97, हाँ तो ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं हम लोग। आए अब क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है वो समझना। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा ना वो ज़्यादा टफ नहीं आता, इस चीज़ को समझ के चलिए। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, है ना, अधिक अंक मिले। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ए को बी की अपेक्षा अधिक अंक मिले 25%। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। देखिए बी को
सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ठीक है, मान लेते हैं, चलिए ये भी सही है। ओके, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए। आगे बोल रहा है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को तो पता है अच्छे से। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए आप खुद से पहले, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। चलिए ठीक है, तो पहले सबसे पहले रेशियो को तोड़िए। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर हम ए से बी का रेशियो लेते हैं तो किसको अधिक अंक मिल रहा है? सिंपल सा बात है कि ए को बी से अधिक अंक मिल रहा है, मतलब कि अगर हम बी को मान लेते हैं 4, तो बी को अगर हम 4 मान लेते हैं तो ए को 25% का मतलब 4 का 25% मतलब 1, मतलब 1 अधिक, यानी कि ए को कितना मिलना चाहिए आपका? 5। यानी कि ए से जो बी का रेशियो आया सो 5 से 4 आया, ठीक है ना। अब बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ठीक है। चलिए 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10, यानी कि बी से सी का अगर रेशियो देखा जाएगा, बी से सी का रेशियो आप देखेंगे तो बोल रहे हैं कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी कि अगर सी को 10 अंक मिला होगा तो बी को 1 कम यानी कि 9 अंक मिलना चाहिए। क्लियर होगा, चूँकि पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों का ये चीज़, आराम से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4, यानी कि सी से अगर हम डी का रेशियो लेते हैं तो क्या होगा? सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि अगर डी को 4 मिला होगा तो सी को 25% अधिक, यानी कि 5:4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है। सो पहले देखिए यहाँ के बाद क्वेश्चन को करने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि सबसे पहले आप रेशियो को बराबर करें, और रेशियो A:B:C:D, यानी कि सिंगल रेशियो में इसको लेकर के आएँ। जब तक आप सिंगल रेशियो में इसको लेकर के नहीं आएंगे ना, तब तक आपको क्वेश्चन को बनाने में परेशानी होगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको सिंगल रेशियो में लेकर के आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंगल रेशियो हम कैसे ला सकते हैं सो समझेंगे। अब देखो यहाँ पर A और B, B और C, C और D, मतलब कि कम से कम मेरा एक तो A, B और C का रेशियो और एक A, B, C और D का रेशियो, यानी कि यहाँ पे 2 रेशियो बनाएंगे ना, तब एक कंबाइंड रेशियो हमको A, B, C और D का प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। सो देखना, गौर से समझना। आप देखो यहाँ पर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें कॉमन टर्म कौन है सो पहले खोज के निकालिए। तो रेशियो को ये मतलब सेटिस्फाई करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। अब देखो पहला और दूसरा टर्म को लेकर के चलो और दोनों में देखो कि कॉमन टर्म कौन सा है। तो कॉमन टर्म क्या है? तो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो हम b को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। b को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे b क्या है? b यहाँ पे 4 है, लेकिन b यहाँ पर तो 9 है। तो b को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम अगर इसमें कंप्लीट इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे कंप्लीट रेशियो में, तो मेरा b दोनों केस में बराबर हो जाएगा। 9 चौके 36 और 4 नवा 36, यानी कि जो मेरा a, b और c का जो फाइनल रेशियो आना चाहिए वो 9 × 5 = 45, 9 चौके 36
और 10 चौके 40 आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यानी कि ए, बी और सी का जो फाइनल रेशियो आना चाहिए सो कितना आना चाहिए आपका 45, 36 और 40। इसके बाद अब देखिए फिर से आपको ए, बी, सी और डी का कॉमन रेशियो चाहिए। तो ए, बी, सी का तो कॉमन रेशियो हमको मिल गया और सी और डी का कॉमन रेशियो चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, देखो कॉमन टर्म को पकड़ो। तो कॉमन टर्म यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, लेकिन यहाँ पे सी 40 है, यहाँ पे सी 5 है। तो ऐसा मत करना कि इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 5 से, नहीं। आप देखिए ये 5 को तो आप आसानी से 40 बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत है आपको 40 बनाने में? नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इसको 40 बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 × 25 40 = 8 चौका 32। ठीक है ना, 8 चौका 32। यानी कि अगर हम ए, बी, सी, डी का रेशियो निकालेंगे तो 45 = 36 = 40 = 32 आएगा। क्लियर है, 45 = 36 = 40 = 32। ठीक है, और क्वेश्चन में अब आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है, चलिए देखो डी को रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 32 अंक प्राप्त हो रहा है, 32 प्राप्त हो रहा है, और अगर अंक के हिसाब से देखा जाए तो 320 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि ये जो 32 यूनिट का वैल्यू है कहीं ना कहीं 320 अंक के बराबर होगा ना। 32 यूनिट का जो वैल्यू है सो 320 अंक के बराबर होगा। तो जब 32 यूनिट 320 अंक के बराबर है तो कितना गुना है ये इसका 10 गुना है। तो ए भी तो 10 गुना होना चाहिए ना, ए भी 10 गुना होना चाहिए। यानी कि ए कितना आना चाहिए आपको, ए को 450 अंक आना चाहिए। अगर आपसे बी का पूछता तो कितना हो जाता है, इंटू 10 कर देते तो 360 अंक हो जाता, और अगर 40 का पूछता यानी कि सी का पूछता तो 400 अंक हो जाता। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लिया करें कि किसके बारे में आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए ए और सी कितना मिला करके लेकर के आया, तो ए का निकालते और सी का निकालते और दोनों को ऐड कर देते। तो आप लोगों को रेशियो तोड़ना भी समझ में आ गया कि कैसे रेशियो को तोड़ा जाता है। और इसके बाद जो रेशियो का चैप्टर आएगा ना, उसमें हम आपको और अच्छे से बताएंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे कि किस तरीका से रेशियो के क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है ना, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रेशियो में आपका बनते हैं। और आप लोगों को जहां तक पता होगा कि आपका मैक्सिमम जो पार्ट है अरिथमेटिक सेक्शन का वो रेशियो और परसेंटेज पे ही बेस होता है। ठीक है ना, बेस्ड होता है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, और वीडियो को कृपया आप लोग पूरा देखा कीजिए, और अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और लाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है सो समझना। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है किसी अभ्यर्थी को पास करने के लिए 40% मार्क्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब शॉर्ट में लिखते हैं, पास मार्क्स जो आना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका 40% मार्क्स की आवश्यकता है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। कोई अभ्यर्थी 15 में से 10 सही उत्तर प्राप्त करता है। अब देखो क्या बोल रहा है, सभी प्रश्न के अंक समान हैं, सभी प्रश्न के अंक समान हैं तथा कोई अभ्यर्थी 15 में से 10 अंक 10 सही उत्तर प्राप्त करता है। 10 सही उत्तर प्राप्त कर पास हो जाता है। उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि देखो पास करने के लिए
40% मार्क्स आपको लाने का ज़रूरत है। कितना मार्क्स लेकर के आना है आपको? 40% मार्क्स लेकर के आना है। एक विद्यार्थी है, सभी प्रश्न के अंक समान हैं तथा कोई अभ्यर्थी 15 में से 10 सही उत्तर प्राप्त करता है और परीक्षा को पास कर जाता है, तो बताइए कि कुल प्रश्न कितने थे। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है समझना। मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जो होता है आपका, ये तो आपका 100 प्रश्न का होता है, 100 प्रश्न होता है, 100 प्रश्न जो होता है एग्ज़ाम में, और मार्क्स जो होता है आपका वो कितना का होता है? 100 मार्क्स का होता है। मान के चलते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर बराबर है, प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक नंबर है, तो 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया आपका। ये तो क्लियर है आपको। अब देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का ना नेगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट आपको यूज़ नहीं किया गया है। तो देखो समझना बात को कि बच्चे क्या करते हैं कि 80 क्वेश्चन बनाए, मान के चलो 80 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और क्या हुआ कि 60 क्वेश्चन उनका सही हो गया। 60 क्वेश्चन क्या हुआ? उनका सही हो गया, और वो 60 क्वेश्चन का जवाब दे करके ही पास कर गए, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन का जवाब दे करके ही पास कर गए, मतलब कि 60 नंबर लेकर के आए। प्रत्येक मार्क्स, अगर प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है तो वो 60 नंबर लेकर के आए और पास कर गए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स अगर समान है तो 60 क्वेश्चन का अंक 60 मार्क्स लेकर के आए और वो क्या हो गए? आपका पास कर गए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन इसी बेस पे आपका तैयार किया गया है कि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सो समझना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने हैं ये आपसे पूछा गया है, जबकि कोई अभ्यर्थी 15 क्वेश्चन बनाता है और 10 क्वेश्चन सही होता है उसमें और वो पास कर जाता है। मतलब कि 10 क्वेश्चन अगर वो बनाएगा, मान के चलिए इस तरीका से कि 10 क्वेश्चन वो बनाएगा तो वो पास कर जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन बनाएगा तो वो पास कर जाएगा, और यहाँ से 40% जो ला रहा है मार्क्स, वो उतना ही होगा जितना वो 10 क्वेश्चन में लेकर के आएगा, है ना। 40% बना ला रहा है मार्क्स, वो उतना ही के बराबर होगा जो कि वो 10 क्वेश्चन बना करके लेके आएगा। कोई भी आप इसमें मार्क्स मान लो, आप इसमें 1 से मान, अगर प्रत्येक क्वेश्चन का आप ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स मानते हो तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों अंक में बराबर भी हो जाएगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब 40% का वैल्यू 10 के बराबर है तो आप बताइए कि कोई भी एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको तो अपने आप में वो 100% होगा, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कंपेयर करो, यहाँ पे 10 इंटू 100 हो गया आपका ऊपर, और 40 हो गया आपका क्या? नीचे। कंपेयर तो सिखाए ना कि क्योंकि यहाँ से अगर इसको काटोगे तो कितना बराबर हो जाएगा आपका? 25 टोटल। 25 जो हो गया टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। 25 टोटल क्वेश्चन हो गया आपका कितना? यहाँ से 25 हो गया क्या? टोटल क्वेश्चन। क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि देखो कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं था इस क्वेश्चन को करने के लिए, बस थोड़ा सा आपको अपना बेसिक नॉलेज को यूज़ करना था, आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, सो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 अगर आप समझ जाते हैं ना तो बहुत इजी है पैटर्न ये वाला, देखा जाए तो मेरे अनुसार से। इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, सो समझना। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं। देखिए ये जो है ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक पैटर्न को समझो। पहले जब पैटर्न को समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को करना किस प्रकार है, ठीक है ना। आप देखो मान के चलो कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो। मान लो कि आपके क्लास में 100 बच्चा है। सपोज़ कीजिए कि आपके क्लास में कितना स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट आपका क्लास में है। अब हुआ क्या कि बोला गया कि बताइए बच्चों कि आप में से कितनों के पास कॉपी है, ठीक है ना, कितनों के पास कॉपी है। तो आप में क्या किए कि 80 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बोले कि उनके पास कॉपी है, ठीक है ना, उनके पास क्या है? कॉपी है। चलिए ठीक है, उनके पास कॉपी है।
अब आप पूछते हैं कि बताइए आप में से कितनों के पास बुक है। मान लेते हैं कि उसमें से बुक बताने वाले 50 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो कि बोले होंगे कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पास बुक है, ठीक है ना। अब बताओ कि देखो यहाँ पर स्टूडेंट तो 100 हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम कॉपी और बुक को मिला करके पूछे कि कितना हो रहा है, कॉपी प्लस बुक, तो आप कितना बोलोगे, कॉपी प्लस बुक कितना हो रहा है, 130, ठीक है ना। तो बताइए कि स्टूडेंट तो 100 हो गए, लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए कॉपी और बुक कितने हैं, तो कॉपी और बुक तो 130 हो गए। मतलब कि 100 से जितने भी ऊपर जितना भी आ रहा है आपका 30 जो आपका ऊपर आ रहा है, वो ऐसे लोग होंगे जिनके पास कॉपी भी होगा और किताब भी होगा, ठीक है ना। वो 100 से ऊपर जितने भी लोग आ रहे हैं, यानी कि 30 ऐसे लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हैं जो कि कॉपी भी लेकर के आए हैं और बुक भी लेकर के आए हैं, किताब भी लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो समझ गए। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे आपका ये जो क्वेश्चन जो आएगा ना नेक्स्ट वाला, तो इसी कंसेप्ट पे आपका बनेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सो ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, 35% स्टूडेंट जो हैं सो इंग्लिश में असफल होते हैं। किस में, इंग्लिश में फेल होते हैं, इंग्लिश में फेल होते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में फेल होते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 25% गणित में फेल होते हैं, 25% स्टूडेंट जो हैं सो मैथ में फेल होते हैं, मैथ में फेल होते हैं, ठीक है ना, मैथ में फेल होते हैं। अब देखो सेम कंसेप्ट पे है, यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं, यानी कि 15% जो स्टूडेंट होंगे ना सो इंग्लिश में और प्लस मैथ दोनों में असफल हो रहे हैं, दोनों में असफल होते हैं, दोनों में असफल हो रहे हैं, असफल होते हैं, तो पूछा गया है दोनों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास करते हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं, दोनों में पास होते हैं, में पास होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में दम भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ में फेल हो रहे हैं, और 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो रहे हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं सो दोनों में पास हो रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब देखो ऐसा जो क्वेश्चन आपको मिलता है ना, उसको जो सबसे सुपर्ब तरीका है जिसको सॉल्व करने का, वो है वैन डायग्राम मेथड। कौन सा मेथड, वैन डायग्राम मेथड। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसको क्या करें कि वैन डायग्राम का निर्माण करें। चलिए वैन डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा, ठीक है ना। ये वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब एक चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है कि देखिए कि तीनों का तीनों जो आपको जो दिया हुआ है सो सारा एक ही तरीका का है या नहीं। मतलब कि तीनों तो फेल है तो तीनों एक ही तरीका का हो गया। अगर कोई इसमें पास रहता तो उसको आपको फेल करना पड़ता पहले, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो उसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आपको, हर टाइप का क्वेश्चन को हम इस सीट में कवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तो 35% स्टूडेंट जो हैं सो इंग्लिश में फेल होते हैं, 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में फेल होते हैं, और 15% जो स्टूडेंट है ना वो दोनों में फेल होते हैं। तो ठीक है, चलिए ये वो स्टूडेंट होंगे 15% जो दोनों में फेल हो रहे हैं। क्लियर है ना, ये वो 15% स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। और आगे क्या बोलता है कि 35% स्टूडेंट, ये मान ली इंग्लिश का है, ये मैथ का है और ये इंग्लिश प्लस मैथ का है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो सर्कल है सो इंग्लिश के लिए है, ये पूरा का पूरा सर्कल ये आपका मैथ के लिए है, और ये बीच वाला जो दोनों का सर्कल का जो दोनों का कंबाइन आ रहा है ये दोनों के लिए है। इस चीज़ को समझना। तो 15% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल कर रहे हैं, और टोटल जो इंग्लिश में फेल कर रहे हैं सो कितने फेल कर रहे हैं, 35%। जो 35% इंग्लिश में फेल कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो इतना गोला 15% तो घेर लिया, तो बाकी जो इतना गोला बचा, इतना दूर का जो गोला बच रहा है वो सिंपल सा बात है कि टोटल चाहिए 35%, जिसमें 15% तो ये ले ही लिया,
तो यहाँ पे 20% होगा ना। 20% ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश में ये हो गया, इतना जो बचा हुआ है सो इंग्लिश वाला हो गया। और यहाँ पे मैथ के बारे में अगर बात करते हैं तो मैथ में टोटल 25% लोग फेल कर रहे हैं, जिसमें 15% तो यहाँ ले ही लिया, तो 10% ऐसे होंगे जो मैथ में फेल करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये फेल के बारे में है। तो अगर फेल आपसे पूछा जाता है कि बताइए फेल कितना होगा, तो बस तीनों को जोड़ दो, 20 और 10 30 और 15 45% आपका क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इसको हमेशा ध्यान रखना, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पास के बारे में पूछा गया है। तो पास कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, जब 45% आपका फेल हो रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है ये कि 55% क्या होगा, आपका पास होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रख के चलिएगा कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पास पूछा गया है या आपसे क्वेश्चन में फेल पूछा गया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को आप सही निकाल पा रहे हैं, सही समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, मान लो कि यहाँ पे फेल हो गया, मान लो कि यहाँ पे फेल पूछता तो आपका यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पास पूछा और फिर भी अगर आप फेल लगा करके आ गए 45%, तो ये तो आपका गलती होगा ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, सो इस तरह का क्वेश्चन आपका जो सचिवालय का एग्जाम हुआ था पिछले बार 2015 में या 16 में, हमको उतना कंफर्म याद नहीं है, तो उस समय ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं हम, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे कल, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।